कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। पानी की लड़ाइयाँ हमारे टाइम में रिजॉल्व होती गई। पिछले 10 साल मोदी सरकार ने वेस्ट किए। 10 साल में ना केवल पंजाब का SYL का मुद्दा सॉल्व हुआ, कावेरी का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ, तमिलनाडु केरल का सॉल्व नहीं हुआ कि 10 साल मोदी सरकार के पास केवल एक जुमला देश को देते रहे कि कश्मीर का हम पानी खोल के पाकिस्तान को फ्लड कर देंगे। तो ना तो कश्मीर का पानी खोला, ना पाकिस्तान में फ्लड आया और ना ये मुद्दे सॉल्व हुए। कांग्रेस पार्टी आएगी, ये मुद्दे प्रायोरिटी पे हैं क्योंकि ये देश के मुद्दे। पानी से बड़ा मुद्दा आम जनता के लिए नहीं होता है और आम जनता के लिए पानी का मुद्दा डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। 10 साल का जो देश ने नुकसान उठा लिया है उसको हम दूर करेंगे। जब मोदी जी आए थे, मैं आपको बताऊं, तो पहले बजट भाषण में उन्होंने ये कहा था 115 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं पूरे करूंगा। 115 में से सिर्फ 2-3 पूरे हुए 10 साल के बाद। दूसरे बजट में उन्होंने ये कहा था कि पानी के मुद्दे को लेके नेशनल वाटरवेज बनाऊंगा, 111 नए वाटरवेज बनाऊंगा। उस बजट में 1 लाख करोड़ का 2015 में प्रावधान किया था। आप गूगल कीजिए, मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ। 111 प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। 10 साल के बाद 111 में से कितने बनाए हैं आपको मालूम है? कितने बनाए हैं? एक मिनट, और वो भी बंद हो गया। देश में केवल 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं वाटरवेज के जो राजीव गांधी सरकार ने बनाए थे, सिर्फ 3 चल रहे हैं। तो सवाल ये है, मुद्दा तो हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम आएंगे तो जांच करेंगे, लेकिन डिफेंस पे इसलिए हमको रोका जा रहा है क्योंकि अग्निवीर का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी में भी उन्होंने बोला है, कल कांग्रेस को नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी को देखिए फर्क, हाँ की बात मानेंगे? आप तो कहते हैं हम नहीं मानेंगे, हम तो बात करेंगे। मैं आपको बताऊं, हमको किस चीज़ पे रोका? हमने कहा भाई आप मोदी जी को रोकिए। मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों का मैनिफेस्टो है, वो सच था। हम उनको झूठ रोकने के लिए बोल रहे थे और इलेक्शन कमीशन हमको सच बोलने से रोक रहा है। ये बड़ा फर्क है। अग्निवीर हमारी लाई हुई योजना नहीं है। अग्निवीर के खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि अग्निवीर इस सरकार की योजना है। वो देश की सुरक्षा से जुड़ी है, वो देश में युवाओं के एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी है। उसके बारे में हम बोल रहे हैं, हमको उसके रोका जा रहा है। और हमने मोदी जी की जो शिकायत लगाई है वो झूठ बोलने पे लगाई है। हम ये कह रहे हैं कि सच बोलने दीजिए और झूठ बोलने पे रोक लगाइए। आप दोनों को ये नहीं कह सकते दोनों चुप हो जाइए, दोनों बराबर है। सच और झूठ को बराबर नहीं कर सकते आप। चलिए, सत श्री अकाल। DCC लुधियाना की तरफ से हम आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे बीच गुरदीप सिंह सप्पल जी हैं जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के एडमिन अटैचे हैं, CWC के मेंबर हैं और आप लोगों से के बीच से आए हैं। राज्यसभा TV के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं। तो अब आपके सामने गुरदीप सप्पल जी अपनी बात रखेंगे। चीफ एडिटर जी। चीफ एडिटर, सत श्री अकाल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद तुसी और इतने आए हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज हो रही है। आज एक सवाल है, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दिया है और एफिडेविट दे के बोला है कि वो हर बूथ का जो फॉर्म 17C है वो डेटा नहीं दे सकते और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वोटिंग का डेटा देना उसके लिए मुश्किल है। हमारी इलेक्शन कमीशन से ये अपील है कि चुनाव के अंदर लोगों का विश्वास बना रहे, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन का काम केवल चुनाव को सुचारू रूप से करना नहीं है, लोगों में विश्वास भी जगाना है। और खुद चुनाव आयोग के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, देश भर में हमारे कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं और करीब 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में चुनाव आयोग के अपने डेटाबेस से, जिसको वो एनकोर डेटाबेस बोलते हैं, उससे हमारे कैंडिडेट्स को बूथ लेवल की डाटा दे दिया गया। लेकिन पूरे देश के अंदर बहुत सारी जगह खुद रिटर्निंग ऑफिसर इसको डाटा देने से मना कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग की ओर से, उनके अफसरों की ओर से एक भ्रम पैदा हो रहा है कि कुछ जगह पे वो डाटा दिया जा रहा है, कुछ जगह पे डाटा नहीं दिया जा रहा है। और चुनाव आयोग से ये अपील है कि वो अपने सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये निर्देश दें कि जैसा उन्होंने करीब 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में फॉर्म 17C का एनकोर डेटा जो कंप्यूटर का डेटाबेस है,
उसमें एक्सेल शीट आती है, वो डाटा हमारे कैंडिडेट्स को दिया है। तो देश में सभी कैंडिडेट्स को चुनाव आयोग वो डाटा दे। ये नहीं हो कि कहीं पे चुनाव आयोग का एक निर्देश काम कर रहा है, कहीं पे चुनाव आयोग का दूसरा निर्देश काम कर रहा है। अगर चुनाव आयोग के अलग अलग निर्देश अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे तो जनता में सवाल उठेंगे और ये देश के लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए अपील हम कर रहे हैं कि कृपया करके एनकोर डाटा चुनाव आयोग सभी कैंडिडेट्स को दे, जिसका मिलान हम अपने बूथ एजेंट से कर सकते हैं और चुनाव के अंदर जो हमारा विश्वास है वो जनता तक हम पूरी तरह पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, कल एक बहुत वीडियो जारी हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी का, और उन्होंने दावा किया है कि वो शायद सिर्फ बायोलॉजिकल पुत्र नहीं हैं अपनी माता जी के, उनको ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है, अवतार लिया है। अब ईश्वर जिसको भेजते हैं उससे तो सवाल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो कल चिट्ठी भेजी खरगे जी को, कांग्रेस के अध्यक्ष को, और कहा कि आप डिफेंस फोर्सेस के बारे में अब कुछ नहीं बोलेंगे, डिफेंस फोर्सेस के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे, उस बारे में कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हम कह रहे हैं कि मोदी जी तो हो सकता है ईश्वर के भेजे हुए हों, लेकिन अग्निवीर योजना मोदी जी की सरकार की है, उसका सवाल तो हम पूछेंगे। और हम बार बार ये सवाल पूछेंगे कि अग्निवीर योजना शुरू करके मोदी सरकार ने युवाओं से नौकरी क्यों छीनी? मोदी सरकार ने हमारी जो फ़ौज है, जो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फ़ौज है, उस फ़ौज का सिस्टम चेंज करके उसको टेम्परेरी फ़ौज बनाने का काम क्यों किया है? क्यों उन बच्चों को, जो कि बच्चे कई कई साल तक ट्रेनिंग करते हैं फ़ौज में क्लियर करने के लिए, आमतौर पर हम देखते हैं कि जिस बच्चे को जवान बनना होता है वो 5-5 साल ट्रेनिंग करता है। 5 साल ट्रेनिंग के बाद 4 साल की नौकरी दुनिया में कहीं नहीं होती है। इस सिस्टम को बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी वायदा कर रही है कि हम आएंगे। तो ये सिस्टम मोदी सरकार ने शुरू किया। मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने अपनी पहली चुनावी रैली की थी हरियाणा के अंदर 2014 में चुनाव के अंदर, और कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन में लाऊंगा। और आज 10 साल के बाद ना तो रैंक बची जवान की, ना पेंशन बची। 1 रैंक 1 पेंशन से नो रैंक नो पेंशन तक जो वो फौज को लेकर आए हैं, हम उसकी निंदा करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी सरकार आने वाली है। देश भर से ज़मीन से बात आ रही है कि बीजेपी जा रही है। मोदी जी आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, रिटायरिंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, कुछ दिनों में रिटायर हो जाएंगे, और अग्निवीर योजना को पूरी तरह ख़त्म करके कांग्रेस पार्टी रेगुलर भर्ती लाएगी। इलेक्शन कमीशन ने एक और हमको बोला कि डिफेंस फोर्सेस के बारे में कांग्रेस पार्टी सवाल नहीं उठाए। हम डिफेंस फोर्सेस के बारे में सवाल नहीं उठाते हैं क्योंकि इस देश की जो सबसे बड़ी फ़ौज है दुनिया की, दूसरे नंबर की फ़ौज, वो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई है। और मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, उसके पहले हिंदुस्तान को कांग्रेस पार्टी ने एक न्यूक्लियर पावर बना दिया था। न्यूक्लियर पावर मोदी जी ने नहीं बनाया। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस पावर कांग्रेस ने बनाया था। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर कांग्रेस ने बनाया था। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आईटी पावर कांग्रेस ने बनाया था। तो जो फौज को हमने परमाणु पावर बनाया, जिस फौज को हमने स्पेस पावर बनाया, जिस पावर को हमने फौज को आईटी पावर बनाया, जो दुनिया की दूसरे नंबर की फौज है, उस फौज के गौरवशाली इतिहास को कांग्रेस पार्टी के इतिहास के साथ जोड़कर हम देखते हैं। हमें केवल ये पूछना है कि बीजेपी के नेता जो आज ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो शायद परमाणु अस्त्रों को खत्म करेगी, वो किस आधार पे पूछ रहे हैं और चुनाव आयोग उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? चुनाव आयोग लगातार, जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बात शुरू की थी यहाँ से कि 400 सीट जीतने जा रहे हैं, और करते करते यहाँ आ गए कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो आपके घर की बिजली काट दी जाएगी, कांग्रेस पार्टी आएगी तो न्यूक्लियर वेपन गायब हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी आएगी तो घर का पानी कट जाएगा। तो यहाँ तक जो पूरा चुनाव का कैंपेन आया है, उसके बारे में चुनाव आयोग ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है, कोई इसमें अभी तक इंटरवीन नहीं किया है, और लगातार इस देश के अंदर एक भ्रम फैलाया जा रहा है जो कि झूठ के आधार पर भ्रम है। उस भ्रम के खिलाफ हम लोग आज खड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है
इस भ्रम का, झूठ का जो सिस्टम मीडिया के सहारे खड़ा किया गया है, झूठ का सिस्टम जो सोशल मीडिया के सहारे खड़ा किया है, उसको हम ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। हम लोग आएंगे तो हम मीडिया को, आप सब मेरे मीडिया के साथी हैं, मेरा करियर वही रहा, उसको दोबारा से ज़िंदा करना, ये हमारी तीसरी हम बात आप लोगों से कहना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी आएगी तो जिस तरह से मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता था लोकतंत्र का, चौथा स्तंभ, जब आप निकलते थे सड़क पर तो अगर आप ये कहते थे कि मैं पत्रकार हूँ तो लोगों की आंख में इज्जत होती थी। जब आप ये कहते थे कि मैं पत्रकार हूँ तो लोग पूछते थे सवाल कि सच इनको पता होगा। लोग अखबार पढ़कर घरों में कहते थे कि ये तुम्हें कहाँ से पता चला, तो लोग कहते थे मैंने अखबार में पढ़ा है। अखबार में लिखी बात को सच माना जाता था। वहाँ से मीडिया को 10 साल में मोदी जी वहाँ ले आए हैं जहाँ मीडिया में काम करने वाले व्यक्ति को आज अपने घर के अंदर ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ। हर पत्रकार की आज ये स्थिति है कि पत्रकार को नौकरी करनी है, नौकरी छोड़ नहीं सकते। लेकिन पूरा मीडिया जो कि चौथा स्तंभ था, वहाँ से करते करते मीडिया को मजाक का पात्र जो मोदी जी ने बनाया है, उसको हम बदलेंगे। हम आएंगे, सबसे पहले जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, एक्ट है, उसको चेंज करेंगे, उसको मजबूत करेंगे ताकि मीडिया अपने आप को नियंत्रित करे। मीडिया सरकार के नियंत्रण से बाहर आकर सेल्फ रेगुलेशन पे दोबारा वापस आए। दूसरी बात जो हम इसमें करेंगे वो ये करेंगे कि फेक न्यूज़ के ऊपर अब कार्रवाई होनी चाहिए। जो फेक न्यूज़ मीडिया के तहत फैलाई जाती है तो प्रेस काउंसिल के तहत हम उसको चेंज करेंगे। तीसरी चीज़ जो हम इसमें करना जा रहे हैं मीडिया के अंदर कि एक लॉ लाएंगे और पत्रकारों, और यहाँ पे पंजाब में भी ये देखा गया, इसमें केवल बीजेपी गुनहगार नहीं है, यहाँ की सरकार ने भी जिस तरह से मीडिया को दबाया है हम सब जानते हैं। तो हम एक लॉ लाएंगे जिसके अंदर ये लॉ में होगा कि पत्रकारों के फ़ोन जब्त करना, पत्रकारों के गैजेट जब्त करना, पत्रकारों की गिरफ्तारियां बेमतलब में करना, उनके सोर्स बताने के लिए उन पर दबाव डालना, इसको बंद किया जाए। मीडिया इंडिपेंडेंट तभी रहेगा जब पत्रकार इंडिपेंडेंट रहेगा। पत्रकार के सोर्स, पत्रकार के फ़ोन, पत्रकार के गैजेट्स और पत्रकार की गिरफ्तारी पे हम लोग रोक लगाएंगे, इसको मजबूत करेंगे लॉ को। ये तीसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं। और एक बात हम करेंगे जो हमने देखा 10 साल के अंदर, एक ही व्यक्ति का टीवी चैनल, एक ही व्यक्ति का अखबार, उसी का रेडियो, उसी का इंटरनेट, ये दुनिया में नहीं होता। जितनी भी दुनिया के अंदर विकसित लोकतंत्र देश हैं उन सब के अंदर मीडिया क्रॉस होल्डिंग की परमिशन नहीं होती। अगर आप अखबार चलाते हैं तो आप टीवी नहीं चला सकते, अगर आप टीवी चलाते हैं तो आप रेडियो नहीं चला सकते। भारत के अंदर हमारी सरकार इस बात को दोबारा इंट्रोड्यूस करेगी, मीडिया की क्रॉस होल्डिंग को हम लोग बंद करेंगे और मीडिया में एक कंपनी, एक व्यक्ति केवल एक तरह का मीडिया चला सकेगा, ये कानून हम लोग लाएंगे। पंजाब में क्यों नहीं किया, यही है ना। इंडिया अलायंस किस लिए बना है? इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बना। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे केरल में, अगर हम और सीपीएम अलायंस कर लेते तो फ़ायदा किसको मिलता? सारा अपोजिशन का वोट बीजेपी को जाता। जैसे बंगाल के अंदर हम और तृणमूल अलायंस कर लेते तो फ़ायदा किसको मिलता? बीजेपी को मिलता। इसी तरह पंजाब भी वो स्टेट हैं, पंजाब, केरल और वेस्ट बंगाल वो स्टेट हैं जहाँ पे अलायंस करने पे बीजेपी को सीधा सीधा फ़ायदा मिलना था। और इंडिया अलायंस बना है बीजेपी को हराने के लिए। यहाँ पे बीजेपी को हराने के लिए हम लोग अलग लड़ रहे हैं क्योंकि हम मेन अपोजिशन पार्टी हैं। अगर मेन अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी तो लोकतंत्र में बड़ा वैक्यूम आ जाएगा। उस वैक्यूम का बीजेपी को फ़ायदा ना मिले, इसलिए यहाँ पे हम मेन अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम अपोजिशन पार्टी नहीं, हमारी 0 सीट्स हैं। दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि अगर हम मिलकर नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी जीतेगी। इंडिया अलायंस का एक सिंपल फॉर्मूला है, जहाँ पे भी आप लड़ोगे, आप बीजेपी को बाहर करने के लिए लड़ोगे, आप अलायंस बीजेपी को जगह देने के लिए नहीं करोगे। तो अकाली दल के साथ समझौता करेंगे तो राहुल जी इस पे भी जवाब दे दूंगा। देखो मैं तो इंडिया अलायंस हैंडल कर रहा हूँ। नहीं एक्चुअली अकाली दल से समझौता अरे पहले था ना बीजेपी का। सुन लो, मैं तो इंडिया अलायंस हैंडल कर रहा हूँ, इसका जवाब भी दे देता हूँ। सर राहुल जी इस बार वोट किसको डालेंगे?
ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को डालेंगे। आम आदमी पार्टी जहाँ पे राहुल जी की वोट है वहाँ पे कांग्रेस नहीं है, वहाँ पे आम पार्टी लड़ रही है। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कैंडिडेट को देंगे केजरीवाल। ये बात तो उन्होंने अभी 3 दिन पहले एक पब्लिक मीटिंग में बोली है। इस बार तो आम पार्टी को झाड़ू भी देंगे ना मोदी। बिल्कुल देंगे, पब्लिक मीटिंग में बोला है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी को हराना है इसलिए वहाँ देना है। यहाँ पे बीजेपी को आम आदमी पार्टी नहीं हरा सकती अपने 2 साल के परफॉर्मेंस की वजह से, इसलिए यहाँ पे कांग्रेस के वोट पड़ेंगे। ये बहुत कोई उलझी हुई बात नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी का काम अच्छा होता है, यहाँ पे वो बीजेपी को हराने में सक्षम होते तो कहानी दूसरी होती। 2 साल की गवर्नेंस के बाद आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या किसी को विश्वास है कि वो बीजेपी को एकदम हरा देंगे? सर आम आदमी पार्टी का दिल्ली में काम ठीक है। अभी एसवाईएल का मुद्दा दोबारा श्रोमणी अकाली दल ने कल पटल पर रख दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा है कि चंडीगढ़ और एसवाईएल के मुद्दे में आपका क्या स्टैंड है, और कांग्रेस का ये एसवाईएल का मुद्दा जो बनाया हुआ है, और क्या पंजाब के पानियों को आप हरियाणा को पानी जाने देंगे? आपका क्या स्टैंड है? कोर्ट का तो आ चुका है, लेकिन अभी दोबारा पटल पे आ गया एसवाईएल का मुद्दा। बादल साहब से ये पूछना है, वो तो कैबिनेट में मोदी जी के साथ बैठते थे। आज की बात आज नहीं, सवाल ये नहीं है। मुद्दा ये नहीं होता है कि आज नींद खुली तो आज मेरा मुद्दा जाग गया। सवाल ये है कि वो 8 साल लगभग मोदी जी के साथ कैबिनेट शेयर की, एक बार भी उन्होंने मोदी जी को इस इशू पे कुछ पूछा क्या? जनता को अगर आप इतना बेवकूफ़ बनाएंगे कि जिस दिन मन करेगा उस दिन इशू उठाएंगे, जिस दिन मन करेगा उस दिन आप जाके वहाँ पे गोदी में बैठ जाएंगे, वो नहीं होगा। फ्री मीडिया का अधिकार। अब पिछले 10 साल के अंदर, आप तो पंजाब से हैं, किसान आंदोलन हुआ, जो किसानों ने आंदोलन किए उनके रास्ते में कील बिछाएगी वो तो अलग है, उनके चेहरे फिल्म किए गए, उनके बायोमेट्रिक्स आंदोलन के दौरान भीड़ में से चुने गए, और आज बायोमेट्रिक्स के आधार पे कईयों को इमिग्रेशन पे रोक दिया गया। तो आपका वोट विरोध का अधिकार छीना कि नहीं छीना? अग्निवीर के अंदर जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी बायोमेट्रिक फिल्मिंग हुई, और उनके फ़ोन आए घरों के अंदर कि अगर आप आंदोलन करोगे तो आपको जीवन में नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपका विरोध का अधिकार इस सरकार ने छीना कि नहीं छीना? अगर आज आप बोलते हैं कुछ भी, यहाँ तक कि अपने घर में भी बोलते हैं रिश्तेदारों के बीच में, तो कोई ना कोई आपको खाने को पड़ता है। अगर आप अपने ऑफिस के अंदर बोलते हैं अपने मन की बात, तो आपको लोग मिलकर बीजेपी वाले रोकते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, फिजिकल ट्रोलिंग करते हैं, सोशल मीडिया ट्रोलिंग करते हैं। तो आपको बोलने का अधिकार छिन गया कि नहीं छिन गया? तीसरी बात, क्या बीजेपी लगातार ये नहीं कहती है कि देश के सारे नागरिक बराबर नहीं है? वो तो चाहते हैं ना कि कुछ नागरिक फर्स्ट सिटीजन हो, कुछ सेकंड हो, ये छुपी बात तो नहीं है। तो अगर वो ये सब चीज़ें कुछ कर चुके और कुछ करेंगे तो संविधान बचेगा। साड़ा बिल्कुल क्लीयर कट कहना है, चंडीगढ़ और चंडीगढ़ दी तरह जो सिटीज़ है उन सिटीज़ ਨੂੰ नंबर 1 5 साल ਦਾ ਫਿਕਸ ਟੈਨਿਅਰ ਵਾਲਾ डायरेक्टली इलैक्टेड मेयर होएगा। साढ़े मैनीफेस्टो इसका क्लीयर कट असी लिखा हुआ है कि सिटी जेडे लोकल बॉडीज़ ने दे विल हैव अ फिक्स टेन्योर मेयर फॉर 5 ईयर्स। नंबर 2, जितने भी इशूज़ हैगे वो सिटी दे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ਨੂੰ ट्रांसफर होंगे, सो डैट वी कम टू द सिटी स्टेट मॉडल। वी कम टू सिटी स्टेट मॉडल क्योंकि साढ़े सिटीज़ बहुत वड्डी हो गई है ना, उन्होंने दा एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है, एंड वी विल डू दैट। चंडीगढ़ पंजाब में मिल जाएगा, पंजाब का हक नहीं कमजोर होगा। एक मिनट, पंजाब का हक किस तक कमजोर होएगा? नहीं, सीधा गल है, यूटी रहेगा लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्ट्रांग होएगा। ये दोनों चीज कुछ और बोलते हैं, वो अलग कौन बोलते हैं आपसे। कौन कांग्रेस ही होएगी, वो अलग बोल रहे हैं। नहीं, कौन की कह रहे हैं? मनीष तिवारी ये नहीं बोल रहे। मनीष तिवारी ने ये नहीं बोले कि यूटी नहीं रहेगा। मैं भी सुने, मैं उन्होंने मैनीफेस्टो भी देखा है, उन्होंने जो 10 पेज का मैनीफेस्टो रिलीज़ किया है, आई हैव गॉन थ्रू इट। उस क्लीयर कट लिखा है इट विल बी अ सिटी मॉडल, सिटी स्टेट मॉडल। उसका मतलब सीधा जा है, देयर विल बी अ डायरेक्ट इलेक्शन फॉर मेयर। ये जो अनिल मसीह वाला चक्कर है ना, ये ख़त्म होएगा। डायरेक्ट इलेक्शन होएगा, 5 साल वास्ते होएगा, 5 ईयर्स का रहेगा, और उसको ज़्यादा पावर्स रहने की। समझौते ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸੀ ਸਿਰਫ। सर, चंडीगढ़ पंजाब ਨੂੰ देण ਦੀ जो इशू है वो काफ़ी साल तो पेंडिंग है, लगभग हर पार्टी आ गई। वो ਹੁਣ ਤੇ दोनों पार्टियां कई बार दोनों राज्य कर दिया ने, ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। नहीं मैं यही दस रहा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ जब साड़ी सरकार भी सीगी असी लगातार, लेकिन पंजाब
ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਰਾजीव लोंगोवाल जो समझौता है एकॉर्ड है डेट हैज़ टू बी ऑनर्ड। लेकिन कई बार देश ਵਿੱਚ बहुत सारे मुद्दे ऐसे होंगे ने इंप्लीमेंटेशन ਨੂੰ सलाह बनाने 'ਚ टाइम लगता है बट दी एकॉर्ड स्टैंड्स। बल्कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆਇਆ। पंजाब ने भी बहुत बुरे दिन देखे, असम ने बहुत बुरे दिन देखे, नॉर्थ ईस्ट ने बहुत बुरे दिन देखे। पूरी दुनिया में टेररिज्म एलिमिनेट नहीं होया। इंडिया इज़ दी ओनली प्लेस जिधर ना सिर्फ पंजाब बल्कि असम बल्कि मिजोरम टेररिज्म एलिमिनेट होया। और नहीं सर मैं पूरी गल नहीं मैं पूरी गल कह रहा। देखो एक पंजाब एकॉर्ड, एक मिनट, एक पंजाब एकॉर्ड सीगा, एक पंजाब एकॉर्ड सीगा, एक असम एकॉर्ड सीगा। सर एक मिनट, एक पंजाब एकॉर्ड सीगा, एक असम एकॉर्ड सीगा, एक लाल डेंगा एकॉर्ड सीगा। पूरी दुनिया ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮੇਜਰਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਜਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਟੈਂਡਸ ਇਵਨ टुडे एंड वी आर इट इज बाइंडिंग ऑन अस। सर एक नरेंद्र मोदी लगातार अपने स्टेज पे प्रचार कर रहे हैं कि जो सुखपाल खैरा ने बोला है कि स्पेशल एक बिहारी शब्द को लेके कि उनको खदेड़ दिया जाएगा पंजाब से, ऐसे तो आप क्या कहेंगे? देखो मैं पंजाब की धरती पे हूँ, ये गुरु नानक की धरती है। बचपन से गुरु नानक की साखी पढ़ी, वस जा और उजड़ जा। तो हमारी तो फिलॉसफी ऐसी है कि हम ये कहते हैं कि अगर आप दुनिया में अच्छे कर्म करते हैं तो गुरु नानक कहते हैं आप उजड़ो और पूरे दुनिया में अच्छे कर्म फैलाओ। हम पूरी तो इसीलिए पंजाबी और सिख कौम पूरी दुनिया में फैलकर आज अपनी जगह बनाए हैं। ऐसी धरती पर उस तरह की बातों की कोई जगह नहीं है। कल पंजाब के हमारे जो सीएलपी लीडर है प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने भी इसको स्पष्ट कर दिया था। पंजाब के अंदर जो पंजाब की धरती है वो आज भी गुरुओं की फ़िलॉसफी से गवर्न होगी और उसमें ये सबकी जगह है। हमारे तो 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म ही पटना में हुआ है। हम इस इतिहास को कैसे भूल सकते हैं? सर तो चुनाव कमीशन को कंप्लेंट करेंगे आप? सर हिमाचल से ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? हिमाचल और पंजाब में फ़र्क है। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ सर हिमाचल उत्तराखंड के कुछ इलाके, नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप और कुछ दीव के इलाके, ये राजस्थान के कुछ ट्राइबल इलाके, ये वो इलाके ने जिथे ट्राइबल पॉपूलेशन बहुत सारी सीगी। एक ज़माने बहुत वड्डा मुद्दा सीगा कि बाहर दे लोग आकर ट्राइबल ज़मीन कब्जा कर देने, ट्राइबल रिसोर्सिस कब्जा कर देने और उत्थे ट्राइबल्स ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ट्राइबल्स ਨੂੰ प्रोटेक्ट ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ और ਜਿਹੜੇ दूर दराज के इलाके ने प्रोटेक्ट करने वास्ते धारा 371 ABCDEF एक कॉन्स्टिट्यूशन ही दिता गया ताकि लोकल लोगों के इंटरेस्ट ਨੂੰ सेव किया जाए। वो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। स्वाति मालीवाल के बारे में कांग्रेस ने स्टैंड में स्पष्ट किया। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। अगर किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी अत्याचार की बात आती है तो उस पर जांच होनी है, उस पर एक्शन होना है। हम ये बात कहते हैं व्यक्ति कोई भी हो, कानून को अपना काम करना पड़ेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और कांग्रेस पार्टी अकेली वो पार्टी है जो जिसने जब संविधान बनाया था, मैं इसलिए बताता हूँ ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। हमने संविधान बनाया तो हमने कहा सारे प्रियम्बल आप पढ़िए, तो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी क्यों देना है? ताकि गरिमा के साथ आप जी सकें, लाइफ विद डिग्निटी देने के लिए। और डिग्निटी पे जो भी हमला करेगा, चाहे वो महिला की डिग्निटी हो, चाहे वो किसी दलित की डिग्निटी हो, चाहे किसी ट्राइबल की हो,
किसी माइनॉरिटी की हो या किसी भी भारत के नागरिक की हो, अगर उस पर हमला होगा तो लॉ एंड ऑर्डर को अपना काम करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को जांच करनी पड़ेगी, उसकी डिग्निटी की रक्षा करनी पड़ेगी। और अगर किसी ने झूठा आरोप लगाया है तो वो भी जांच करके क्लियर होनी चाहिए, उस पर सजा होनी चाहिए। सर एक लास्ट सिंपल क्वेश्चन, मालिक कौन है पता ही नहीं चलता। केवल 2-3 लोगों ने, 4 लोगों ने देश की मीडिया को कंट्रोल कर लिया है। लोगों कोई भी हो यहाँ पे, मालिक सबका एक, ये बंद होना है। ये कानूनन जरूरी होगा कि किस मीडिया आउटलेट का मालिक कौन है, ये डिस्क्लोज करना कंपलसरी होगा, ताकि मीडिया इंडिपेंडेंट हो सके। किसका पैसा कहाँ लग रहा है ये मीडिया के कर्मचारियों को भी पता होना चाहिए और ये जनता को भी पता होना चाहिए। ये मीडिया को लेके हमारा अगला वायदा है। इसके साथ कुछ बिल बनाए बीजेपी ने पास किए थे। एक बिल है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट। वो इतना खतरनाक है कि पूरे मीडिया को कोई भी सरकार कंट्रोल कर सकती है। कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, सबसे पहले इस एक्ट को खारिज करेगी, इसको रिपील करेंगे हम। इस एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने एक एक्ट बनाया है डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, पर्सनल। ये हमारा चुनाव आयोग पे आपने कई प्रश्न चिन्ह लगाए जी। आपको लगता है कि चुनाव आयोग किसी दबाव में काम कर रहा है? चुनाव आयोग को हम लोग पूरी इज्जत के साथ देखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र 2 चीज़ों पे टिका है। एक आपका हमारा वोट सही से पड़े और दूसरा उस वोट की सही से गिनती हो। तो वोट डालने का काम हमारा है, उसकी गिनती करने का काम चुनाव आयोग का है। अगर चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं करेगा तो लोकतंत्र सर्वाइव नहीं करेगा। हम चुनाव आयोग से इसलिए बार बार अपील कर रहे हैं, हम बार बार जाके उनसे ये बात कर रहे हैं कि ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि चुनाव आयोग के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठे, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, सवाल ये है कि चुनाव आयोग कुछ कैंडिडेट्स को फॉर्म 17C जो पोलिंग बूथ का डेटा होता है उसका एक्सेल शीट, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लीजिए 2000 पोलिंग बूथ है तो 2000 का डेटा कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में दे रहा है और कुछ में वो कह रहे हैं उसके अफसर की अब संभव नहीं है। तो एक देश में 2 कानून चुनाव आयोग के चल रहे हैं अगर, तो सवाल उठेंगे। और हम उनको ये बता रहे हैं कि देखिए ऐसा हो रहा है, इसको ठीक कीजिए। छोटी सी बात है। बदले में चुनाव आयोग को हम ये कह रहे हैं कि आप कृपया करके जो लोग अब इस तरह की बातें कर रहे हैं देश के अंदर, जिसमें कि जैसे हमारे मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री बोले, हमने शिकायत की। आप सब जानते हैं कि मैनिफेस्टो के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों को आरक्षण देना है। मैनिफेस्टो में कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी की भैंस छीन के किसी को दे दी जाएगी। मैनिफेस्टो के अंदर कोई इस तरह की बातें हमने नहीं करी हैं कि पूरा देश के अंदर जहाँ पे बंटवारा हो। लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, वो सारे इन बातों को कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये है। और मैंने खुद जाकर डेलीगेशन में इस पर रिप्रेजेंटेशन दिया कि इसको रोका जाए, आज तक नहीं रुका। हमको कल चिट्ठी आई, कांग्रेस के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी गई, खड़गे साहब को चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन ने कि आप डिफेंस के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। लेकिन पहले जो साफ झूठ बोला जा रहा है, डिफेंस के मुद्दों की बात है। पिछला चुनाव तो पुलवामा पे लड़ा था, बोफोर्स का चुनाव सब जानते हैं। भले ही उसके बाद कुछ नहीं निकला, कांग्रेस पार्टी बरी हुई, 15 साल बीजेपी ने राज किया, उसके बाद बोफोर्स का मुद्दा बिल्कुल झूठा निकला, लेकिन चुनाव तो उस पर हुआ। आज अग्निवीर पे चुनाव क्यों नहीं करने देंगे आप हमें, ये सवाल उठाएंगे हम। हमारा ये कहना है कि जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ पे बोलने की आज़ादी सही पे हो, और जो गलत इश्यूज़ उठाए जा रहे हैं, जो गलत प्रचार किया जा रहा है, उस पर रोक लगाएं। सर वो नहीं हो रहा है। जो आपके अलाइड पार्टनर हैं, जो सीपीआई है, वो तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है। इसको वोट इसलिए दे लोग, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि पिछले कितने 2 साल होने वाले हैं, 2 साल, 2.25 साल की सरकार में आम आदमी पार्टी ने केवल बातें और बातें की हैं, बातों के अलावा काम नहीं किया। आम जो जनता है त्रस्त, उन्होंने कांग्रेस का टाइम भी देखा है। कांग्रेस के टाइम पे इस राज्य को मजबूत किया गया, कांग्रेस के टाइम पे इस राज्य के अंदर ग्रोथ देखी है लोगों ने, और उसी आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, पंजाब ने बहुत बुरा वक्त देखा है। हम सब, मैं खुद इसी धरती को बिलोंग करता हूँ, पंजाब ने बुरा वक्त देखा है। आज हम उस बुरे वक्त से बाहर आए हैं। तो जो पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ हैं जो पंजाब को गवर्न करनी चाहिए, वो वही होनी चाहिए जो नफ़रत के खिलाफ खड़ी हैं।
आज अगर राहुल गांधी जी हरमंदर साहब में 3 दिन बिताते हैं, क्या ये बात कोई सोच सकता था पंजाब का कोई आदमी? इस बात की कोई वैल्यू है? हम एज अ सिख जानते हैं कि इस बात के लिए कितना बड़ा मॉरल करेज चाहिए, इस बात के लिए कितनी निडरता चाहिए और कितना झुककर पंजाब की धरती को जो सलाम कर रहे हैं कि ये धरती है, इस धरती को शांत रहना है, इस धरती को तरक्की करनी है। वो फिलॉसफी कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी है। सर झाड़ू को भी तो वोट डाल ही सकते हैं, झाड़ू और आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इकट्ठे ही हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਨ ਕੰਪੀਟੀਟਰ कौन है जी? दिल्ली में इकट्ठे हैं, चंडीगढ़ में इकट्ठे हैं, यहाँ पे हमको अपने गुमराह यहाँ किया हुआ है। पे नहीं, गुमराह नहीं किया, गुमराही है सर, मैं बता रहा हूँ। झाड़ू को वोट डाल सकते हैं हम। अब मैं कैंपेनिंग अपना ये तो गुमराह करने वाली बात हो प्रेस गई। कॉन्फ्रेंस एक मिनट, आप सवाल पूछ सकते हो या डिबेट करना तो इधर आके बैठो। हाँ डिबेट कर लेंगे, आप इधर आओ, डिबेट करेंगे, 10 ठीक मिनट बात है? करेंगे। पहले आप सवाल पूछे, डिबेट पहले, मुझे फिर वैसे ही जवाब दूंगा। दिल्ली में इकट्ठे हैं, होना है और साथ ही ये बंद होना है कि जो बैकडोर से सेंसरशिप होती है। मुझे पता है पंजाब के अंदर ऐसा भी हुआ है कि अगर किसी ने कोई लिस्ट निकाल दी कैंडिडेट्स की, किसी पत्रकार ने, तो उसको 2 महीने के लिए नौकरी से अलग किया गया है, ये हम जानते हैं ना। या किसी ने कोई स्क्रॉल चला दिया कोई खबर का, तो उस चैनल का सरकारी ऐड बंद हो गया। या किसी ने अगर अखबार में खिलाफ छापा तो उस अखबार के मैनेजमेंट के ऊपर विजिलेंस की कार्रवाइयाँ हुई। ये बैकडोर सेंसरशिप है, ये बैकडोर सेंसरशिप खत्म होनी है और कांग्रेस पार्टी इसको खत्म करेगी और हम इसलिए ख़त्म करेंगे। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि अब तो मोदी जी ने और बाकी छोटी पार्टियों ने आपको सिखा दिया है कि मीडिया को कंट्रोल कैसे करना है। अब तो मीडिया आपकी बात बोलेगा, क्योंकि अब तो जो तरीका मोदी जी ने इस्तेमाल किया या यहाँ की सरकार ने भी इस्तेमाल किया या बाकी देश में भी कुछ सरकारों ने इस्तेमाल किया है कि आप मीडिया की चाबी घुमाइए और मीडिया आपकी आवाज़ बोलेगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको सीखेगी नहीं? ये तो तरीका अब सबके सामने है, जो सरकार में आएगा वो कर सकता है। तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी इसको नहीं सीखेगी। इसलिए नहीं कि हम सीख नहीं सकते, इसलिए क्योंकि हम जिस तरह का लोकतंत्र चाहते हैं उसमें हम लोग इंडिपेंडेंट मीडिया चाहते हैं। और ये सोच कांग्रेस की आज की नहीं है, इस सोच को पहली बार 1931 में लाहौर कराची रेजोल्यूशन में रखा गया था। नेहरू जी ने इसको रखा था कि भारत आज़ाद होगा तो मीडिया इंडिपेंडेंट होगा। इसलिए जब नेहरू जी पीएम बने तो पहला काम वो ये करते रहे कि मीडिया को मजबूत करो। इसीलिए जिस तरह जब भी हमारी सरकारें बनी हम मीडिया को मजबूत करते थे। इसलिए आज भी हमारी 3 राज्य सरकारें हैं, कर्नाटक में है, हिमाचल में है और तेलंगाना में है। आपने कभी नहीं सुना कि हम वहाँ पे मीडिया के को साथ हम उनको टाइट करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर मीडिया मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, और अगर लोकतंत्र नहीं चाहिए तो इस देश के संविधान के ऊपर क्वेश्चन उठता है। तो कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी है और आपके माध्यम से मैं सबसे पहले आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि हम आएंगे, हम मीडिया को दोबारा मजबूत करेंगे, ये हमारा आपसे वायदा है। हाँ, का पिछले 70 साल से एक स्टैंड है कि वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के फेवर में है। सवाल ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया किसने? कांग्रेस पार्टी नहीं, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। न्यूक्लियर प्रोग्राम इस देश में कांग्रेस पार्टी की देन है। 1947 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ। 1944 में 6 अगस्त और 8 अगस्त को न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे हिरोशिमा नागासाकी में, और सितंबर के महीने में उसी साल बॉम्ब गिरने के 4 हफ्ते बाद जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के समय तक सर्वमान्य नेता बन गए थे, उन्होंने होमी भाभा को बुलाया भारत में, जो उस समय दुनिया में माने हुए न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, और बोला कि भारत आज़ाद होने वाला है, ये नई टेक्नोलॉजी आई है, इस टेक्नोलॉजी पे भारत को काम करना होगा। तो आज़ादी से पहले जवाहरलाल नेहरू ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम शुरू कर दिया था, और 47 में आज़ाद होने के बाद जब इस देश में कुछ नहीं बनता था, 6 महीने के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया गया। 74 तक आते आते न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने, और मोदी जी के 14 में आने से पहले जितने न्यूक्लियर वेपन हैं वो कांग्रेस पार्टी के पॉलिसीज़ के तहत बने हैं। तो आज हमसे अगर ये सवाल पूछा जा रहा है तो मुझे लगता है हम अपने देश का इतिहास नहीं जानते हैं। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मानती है कि इस देश को मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ये तो हमने नहीं, तो आगे क्या? आगे हम स्पष्ट मानते हैं इस देश को मजबूत रखने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और सिर्फ न्यूक्लियर नहीं। अब जो युग आ गया है वो साइबर युग का आ गया है। साइबर युद्ध में चाइना अपने को प्रिपेयर कर रहा है। साइबर युद्ध में चाइना हमसे बहुत आगे आ गया है,
और 10 साल मोदी सरकार ने साइबर युद्ध पे काम नहीं किया है। पिछले 10 साल के अंदर चाइना ने अपना पूरा कमांड स्ट्रक्चर चेंज करके साइबर युद्ध के हिसाब से बना दिया है, और हमारे यहाँ 10 साल में कोई रिपोर्ट, कोई योजना, कोई ब्लूप्रिंट मोदी सरकार ने साइबर युद्ध के लिए नहीं किया है। तो ना केवल हम न्यूक्लियर को स्ट्रांग रखेंगे, हम जो आने वाले समय में साइबर युद्ध की तैयारी है, जिसमें मोदी सरकार कहते हैं हम पिछड़ गए हैं, उस पे हम अब काम शुरू करेंगे हमारी सरकार, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। और सुरक्षा के लिए तो दूसरी सबसे बड़ी फौज कांग्रेस ने बनाई थी। आज मोदी जी कहते हैं कि हम देश की रक्षा कर रहे हैं। अरे भाई, मिसाइल पावर किसने बनाया था? अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, पिनाकी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, मोदी जी ने एक मिसाइल बनाई है 10 साल में? बताइए आप, 10 साल में एक नई मिसाइल बनी है इस देश के अंदर क्या? ये कांग्रेस पार्टी ने बनाई ना। 128 युद्धपोत हमने अपने बनाए थे, कांग्रेस ने अपने, इंडिया के अपने बनाए, हमारी अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने बनाई, मोदी जी ने तो नहीं बनाए। हमने 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई देश के अंदर। दुनिया की दूसरे नंबर की फौज का 90% सप्लाई हम इंडियन सप्लाई करते थे। 39 हमारी फैक्ट्रीज थी, सबको प्राइवेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो प्राइवेट? आप उनसे सवाल पूछिए, आप क्यों कमज़ोर कर रहे हो देश को? 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को आप प्राइवेट कर रहे हैं। डिफेंस के जितने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, हर सेक्टर में एक को छोड़कर बाकी सब PSUs को आप खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये देश मजबूत बना इसलिए क्योंकि हमारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी थी। सर, पिछली बार राहुल गांधी ने राफेल ये सवाल, देगा, अभी तक करोड़ों रुपए का पेंडिंग है। देखिए, वहाँ की सरकार है। आज राजस्थान में भी सरकार नहीं है, आज पंजाब में भी सरकार नहीं है। चलिए, राजस्थान में रही है आप। जी।